यूक्रेन के साथ 2 महीनों से चल रही जंग में रूस ने अब तक एक ऐसा घातक हथियार उतार दिया है जो पिछले कई दिनों से यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में कहर ढा रहा है। रूस ने अपने खतरनाक हथियार UR-77 मेचारित से मारियोपोल के आज़ोवत्सल स्टील प्लांट पर फिर हमला किया और अब तक यूक्रेन ही रूस के इस बेहद मारक हथियार का इस्तेमाल अपने रिहायशी इलाकों पर करने का आरोप लगाता रहा है। लेकिन अब तो खुद रूस की मीडिया ने उसके हमले का वीडियो जारी कर दिया है। ये यूक्रेन के टुकड़े टुकड़े करने वाला हथियार है। ये यूक्रेन को अंदर तक पूरी तरह तोड़ देने वाला हथियार है। पुतिन का ये कौन सा खतरनाक हथियार है? ये धमाका कैसे करता है? ये कितनी तबाही मचाता है? न दीवारें बचती हैं, न उनको सहारा देने वाले खंभे और न ही छत। ये कंक्रीट को भी धूल में तब्दील कर देता है। इन तस्वीरों को देखेंगे तो पता चलेगा कि पुतिन का यह हथियार कितना बड़ा विनाशक है। इसके शोलों में सब कुछ पिघल जाता है। पुतिन के इस वेपन सिस्टम को देखकर ज़ेलेंस्की को सीरिया वाले बुरे सपने आने लगे। क्या यूक्रेन के शहर भी अब सीरिया की तरह बर्बाद होने जा रहे हैं? पुतिन ने हथियार मारियोपोल में इस्तेमाल किया और इसने वहां ऐसी तबाही मचाई कि यूक्रेन का एक बहुत खूबसूरत शहर पहले ही जर्रे जर्रे में तब्दील हो चुका है। ये तबाही मचाने वाली मशीन है UR-77। इसे मिकलिंग यानी माइन क्लियरिंग लाइन चार्ज कहते हैं। यानी ये बारूदी सुरंग साफ करने वाला एक हथियार है जिसे मेटेराइट भी कहते हैं, यानी उल्का पिंड। ये अपने निशाने की तरफ एक उल्का पिंड की तरह बढ़ता है और फिर उसे पूरी तरह नेस्तनाबूद कर देता है। लेकिन रूस इसका इस्तेमाल अब यूक्रेन के डॉनबास में करने जा रहा है और उसका निशाना बारूदी सुरंग नहीं बल्कि डॉनबास के आसपास यूक्रेन की फौज है, जिसे वो उसी अंदाज में खत्म करना चाहता है जैसे मारियोपोल में किया। ये डॉनबास में रूस का रास्ता साफ करने के लिए सबसे खतरनाक हथियार कहा जा रहा है। Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, то они должны знать, да, и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответно-встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты, такие, которыми не может сейчас похвастаться никто, а мы хвастаться не будем. देखिए UR-77 कैसे काम करता है। इसमें एक कॉम्बैक्ट व्हीकल में प्लास्टिक एक्सप्लोजिव से भरी रस्सी जैसी दिखने वाला चार्ज होता है। ऐसे रस्सी नुमा चार्ज को एक रॉकेट के जरिए 500 मीटर से 1 किलोमीटर की दूरी पर दागा जाता है। रॉकेट से रस्सी नुमा चार्ज उस जगह पर गिराया जाता है जहां माइनफील्ड हो या दुश्मन से भरा इलाका हो और फिर उसे दूर से बटन दबाकर उड़ा दिया जाता है, जिससे 90 मीटर के दायरे में जो कुछ भी होता है सब खत्म हो जाता है। अब एक बार फिर देखिए इसका प्रैक्टिकल, ये कैसे लॉन्च किया जाता है और कैसे माइनफील्ड या फिर दुश्मन से घिरे इलाके में ब्लास्ट होता है। दरअसल यूक्रेन में रूस की सेना जूझ रही है, इसमें कोई शक नहीं। युद्ध शुरू हुए 2 महीने हो चुके हैं और पुतिन अब तक अपने बड़े बड़े टारगेट यानी शहरों पर कब्जा नहीं कर पाए। ऐसे में अब तक जो काम रूस की मिसाइल नहीं कर पाई और जहां टैंक भी फेल हो गए, वहां अब पुतिन UR-77 को डिप्लॉय करके जल्द से जल्द अपना मिशन पूरा करना चाहते हैं और इसमें वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये उनकी फौज का इतिहास बताता है। सीरिया में इस रूसी वेपन सिस्टम UR-77 को बशर अल असद की फौज इस्तेमाल कर चुकी है। देखिए अलेप्पो
हमा और पालमायरा जैसे शहरों का UR-77 ने क्या हश्र किया है। 8 साल से ज्यादा चले गृहयुद्ध, जिसमें बशर अल असद की सीरियाई सेना का मुकाबला अपने ही बागी धड़े से था, साथ में अलकायदा से जुड़े वो ग्रुप जिन्हें पश्चिमी देशों से मदद मिल रही थी, और साथ में ISIS जैसे खतरनाक आतंकी संगठन, ये सभी इन शहरों पर कब्जा किए हुए थे। लेकिन जब बशर अल असद की फौज ने इस रूसी सिस्टम को इस्तेमाल करना शुरू किया तो गलियों और मोहल्लों में छुपे विरोधियों और आतंकवादियों की चूलें हिल गई। देखिए कैसे छुपे हुए आतंकवादी निकल कर भागने लगे, जैसे चूहे किसी बिल से निकलकर भागते हैं। और फिर देखिए कैसा ब्लास्ट हुआ। सीरिया में सिस्टम को बहुत ही तालमेल के साथ इस्तेमाल किया गया। बाकायदा ड्रोन के जरिए टारगेट तय हुए और फिर UR-77 ने अपनी बारूदी ताकत से शहर के एक एक कोने को ऐसा उड़ाया कि सब कुछ मिट्टी में तब्दील हो गया। सीरिया के खंडहर देखिए, पूरी तरह बर्बाद हो चुकी इमारतें आज भी डराती हैं। मारियुपोल में भी अज़ोव मिलिशिया को खत्म करने के लिए ऐसा ही तरीका अपनाया गया है। मारियुपोल की 90% इमारतें ऐसे ही हथियारों की वजह से रहने लायक नहीं बची हैं। देखिए मारियुपोल में UR-77 को कैसे इस्तेमाल किया गया। यहाँ के वो इलाके जिस पर यूक्रेन की फौज का कब्जा था, उन्हें चाहकर भी रूसी सेना कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। रूस के कई फौजी मारियुपोल के ऑपरेशन में मारे गए हैं। ऐसे में जब UR-77 को उतारा गया तो उसका कहर ऐसा बरपा कि मारियुपोल पर यूक्रेन की पकड़ कमजोर होती चली गई। UR-77 को रूस ने 1970 के दशक के आखिर में उतारा था और 30 साल बाद 2013 में वो इसका नया वर्जन UR-07M लेकर आया। इसमें BMP-3 वाली बख्तरबंद गाड़ी का इस्तेमाल किया गया। अब इसकी फायरिंग रेंज 1 किलोमीटर कर दी गई, जो पहले 500 मीटर तक ही थी। यानी अब UR-77 और ज्यादा बड़े दायरे में दुश्मन को पिघलाने वाली मौत दे सकता है। नए वर्जन में इसको ऑपरेट करने वाले सैनिकों को ज्यादा सुरक्षा दी गई है। इसका एक ट्रक वाला वर्जन भी है, जिसे UR-83P कहा जाता है। इसमें बारूद से भरी रस्सी एक ट्रक से लॉन्च की जाती है और फिर 30 सेकंड बाद देखिए कैसा जबरदस्त धमाका होता है। ये धमाका भी सीरिया का है, जब यारमुक शहर में आतंकवादियों के खिलाफ आखिरी दौर का ऑपरेशन चल रहा था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह भी है कि यूक्रेन के पास भी UR-77 रहा है और उसने डॉनबास में 2014 को रूस समर्थित विद्रोहियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल भी किया था। डॉनबास में हुए युद्ध में हथियार दोनों तरफ से दागा जा रहा था। फरवरी में जब से रूस ने यूक्रेन में युद्ध शुरू किया, तब ऐसे कई सिस्टम यूक्रेन में इस तरह देखे गए। यूक्रेन के लोग ऐसे कई भारी भरकम वेपन सिस्टम को अपने ट्रैक्टर से खींचते हुए नजर आए। जब 1970 में रूस ने इसे तैयार किया था, तब इसका नाम गोरिनिच सरपेंट रखा गया था, जो रूस की पौराणिक कथाओं में एक ड्रैगन का नाम कहा जाता है। तब इसका मकसद कुछ और। ये वेपन सिस्टम 6 मीटर चौड़ी सड़क पर बिछी एंटी टैंक माइनफील्ड को साफ करने के लिए बनाया गया था, ताकि इसके ब्लास्ट से माइन में भी धमाका हो जाए और टैंक के साथ बाकी बख्तरबंद गाड़ियों के लिए रास्ता भी साफ हो जाए। इसके लॉन्चर में 90 मीटर की केबल होती है, जिसमें बारूद होता है और इसे 500 मीटर की दूरी तक लॉन्च किया जा सकता है। नए सिस्टम में ये 1 किलोमीटर के दायरे में जरूरत के हिसाब से रास्ता क्लियर कर सकता है। रूस इसका इस्तेमाल 1999 में चेचन्या में भी कर चुका है, जब रूस ने चेचन विद्रोहियों को खत्म करने के लिए ग्रोजनी शहर का ये हाल किया था। तब रूस की ऐसी कार्रवाई की बहुत आलोचना हुई थी। इससे पहले रूस थर्मोबैरिक रॉकेट के हमलों को लेकर भी खूब आलोचना झेल चुका है, जिसमें टॉस-1 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से हमला किया जाता है। थर्मोबैरिक रॉकेट जब फटता है तो आसपास की ऑक्सीजन को चूस लेता है और तब उस जगह पर इतनी ज्यादा गर्मी पैदा होती है कि किसी भी इंसान का जिस्म पिघल जाएगा। इसके धमाके देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि थर्मोबैरिक बम कितने खतरनाक होते हैं। जब ये बैटरी के साथ दागे जाते हैं तो ये एक फुटबॉल ग्राउंड जितने बड़े इलाके में सब कुछ खत्म करने की ताकत रखते हैं। इनके इस्तेमाल को लेकर रूस पर तमाम सवाल उठे और इसकी तुलना केमिकल और जैविक हमलों से की जा रही है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के पास ऐसी तबाही मचाने वाले हथियार नहीं। अफगानिस्तान का ये वीडियो देखिए। ये है अमेरिका का M58 माइन क्लियरिंग लाइन चार्ज सिस्टम, जो 1988 में सर्विस में शामिल हुआ। ये 100 मीटर के दायरे में ठीक वैसी ही तबाही मचाता है जैसा रूस का UR-77 90 मीटर में करता है। ये भी उतना ही खतरनाक है।
इससे भी वैसा ही तेज धमाका होता है। ये बारूदी सुरंगों को खत्म करने के साथ साथ आसपास बने स्ट्रक्चर को भी खत्म कर देता है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों को खत्म करने के लिए इसका खूब इस्तेमाल किया है। देखा जाए तो चाहे टॉस-1 हो, UR-77 हो या फिर M58, ये तीनों ही हथियार कोलेटरल डैमेज करते हैं, यानी इनकी जद में आम लोगों के आने का भी खतरा होता है। रूस अपने दोनों हथियार यानी टॉस-1 और UR-77 यूक्रेन में इस्तेमाल कर रहा है, जिसका उसे फायदा भी हुआ है। डॉनबास रीजन में रूस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उसका दावा है कि 2 शहरों पर उसने कब्जा भी कर लिया है, जो पहले यूक्रेन की सेना के पास चले गए थे। डॉनबास में क्या हो रहा है, अब इसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। इस इलाके में खामोशी के बीच यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ियां बढ़ रही हैं। यहाँ रूस की तरफ से खूब बमबारी हुई है और अब नुकसान का जायजा लेने फोर्स पहुंचने लगी है। यूक्रेन का कहना है कि रूस की फौज यहाँ रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है, которые даже не хотели, убедили, переговорили, потому что, в первую очередь должны убыть отсюда гражданские. Это не их не война, тут были дети, их надо было сразу их эвакуировать. डॉनबास में जंग बहुत तेज होने जा रही है क्योंकि रूस ने अपनी पूरी टैंक पावर अब इसी इलाके की तरफ झोंक दी है। रूस के टैंक भी इस इलाके की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं और अब अलग-अलग मोर्चों पर यहाँ मारियुपोल जैसा युद्ध लड़ा जा रहा है। Відступати нема куди. А вони прийшли до нас, вони не... більшість з них реально не розуміють, що вони тут роблять. Якщо там де-то когось трошки голова працює, вони розуміють, що вони тут вбивці просто і окупанти. इन सब के बीच यूक्रेन की रूह उस वक्त काम गई जब रूस ने दनादन कई कैलिबर मिसाइल लॉन्च की। खुद जेलेंस्की ने सीधा इल्जाम लगाया कि ये मिसाइल यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर से गुजरी। ऐसे में सवाल है कि रूस के मिसाइल अटैक क्या न्यूक्लियर रिएक्टर को नुकसान पहुंचा सकते हैं? Прямо сьогодні вони запустили 3 ракети проти України так, що вони пролетіли безпосередньо над блоками наших атомних станцій. Причому одразу 3 атомних станцій – над Запорізькою, над Хмельницькою та Південно-Українською атомною електростанцією. Що це таке? Вони що, погрожують? Чи вони пристрілюються? Просто немає слів. Виявляється, що вони не усвідомлюють, що таке Чорнобиль. ऐसे हमले या कहें मिसाइल के रूट किसी भी बड़े परमाणु हादसे को दावत दे सकते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं। लेकिन यह भी सच है कि यूक्रेन के युद्ध में इस वक्त माइंड गेम बहुत ज्यादा चल रहा है। पुतिन मिसाइल से भी अटैक कर रहे हैं और जमीन पर आग बरसाने वाले UR-77 और टॉस-1 वाली कयामत भी दिखा रहे हैं। डॉनबास इन हथियारों का अगला टारगेट है। जहां जहां ये हथियार इस्तेमाल होंगे वहां बहुत भारी तबाही देखने को मिलेगी। जेलेंस्की को इसके लिए तैयार रहना होगा क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं बचा, क्योंकि ना तो नेटो और ना ही अमेरिका रूस की तरफ से आने वाली बड़ी आफत को रोकने में गंभीर नजर आ रहे हैं। National law is very clear on this. We're entitled, all states are entitled, to provide military support to any state exercising the right of lawful defence against an aggressive invasion. And frankly, if Russia starts threatening other countries, it only adds further to their pariah status and will only further the, if you like, solidarity and the consensus of the international community that they must be stopped. देखा जाए तो ये ब्रिटेन का जुबानी जमा खर्ची कहा जाएगा, क्योंकि तमाम हथियार देने के बादों और उन्हें सप्लाई करने के साथ भी कोई भी देश रूस के खिलाफ डटकर खड़ा नहीं हो पा रहा। और इसी में व्लादिमीर पुतिन की जीत है। उनकी फौज भले ही यूक्रेन में बड़ा नुकसान उठा चुकी हो, लेकिन पुतिन के हथियारों को देखकर लगता है कि अभी रूस में बहुत दम बाकी है और यूक्रेन में अब मारियुपोल से भी बड़े स्तर की तबाही होने जा रही है। और रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ करवट लेती हुई साफ दिखाई दे रही है और खबर है कि रूस के राष्ट्रपति ने उन तमाम मुल्कों को बड़ी चेतावनी दी है जो यूक्रेन को मदद कर रहे हैं। पुतिन का ये कहना है कि अगर किसी ने इस जंग में यूक्रेन का साथ देने की कोशिश की तो वो दुनिया का सबसे घातक हथियार चला देंगे। और राष्ट्रपति पुतिन ने दुश्मन देशों को आगाह करते हुए ये भी कहा है कि रूस किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। पुतिन ने खाई तबाही की सौगंध।
का साथ देने वालों को सीधी चेतावनी। दुनिया का सबसे घातक हथियार चलाने का प्रण। जो पुतिन से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा।